Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of geotechnical engineering. You all are welcome in this lecture series. Last time यानी कि previous session में हमने एक example देखा था जो कि based on consolidation था. तो आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं. जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था आपको कि आपके जियोटेक में क्या होगा कि जो ज़्यादातर पोर्शन होगा वो आपका एग्जाम्पल का होगा जो कि थियरी बेस्ड एग्जाम्पल होंगे. तो आपको थियरी तो पढ़नी है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं. ओके, तो एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पॉइंट आपको जो भी समरी दी गई है एग्जाम्पल में वो आप 2 से 3 बार रीड करें. ओके, उसके मतलब सेंटेंस के मतलब मीनिंग को आप समझने का ट्राई करें कि वो क्या बोलना चाह रहा है एग्जाम्पल की समरी में और हमें क्या फाइट कर रहा है. ओके, हमारे पास कौन सी डिटेल है समरी में और हमें उसमें से कौन सी डिटेल जो है वो निकालनी है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एग्जाम्पल. तो आज के एग्जाम्पल में समरी में दिया हुआ है अ लैबोरेटरी स्पेसिमेन ऑफ क्ले 30 mm थिक. ओके, 30 mm थिकनेस का हमें एक लैबोरेटरी सैंपल दिया है, स्पेसिमेन दिया है क्ले का, व्हिच इज ड्रेन एट टॉप एज वेल एज बॉटम. वो टॉप और बॉटम दोनों जगह से ड्रेन किया हुआ है. ओके, हैज टेकन 400 सेकंड टू रीच 40% कंसोलिडेशन. उसने 40% कंसोलिडेशन पे रीच करने में यानी कि उसका कंसोलिडेशन जो है वो 40% तक जाने में कितना टाइम ले रहा है? वो 400 सेकंड्स ले रहा है. ओके, हमारा एक स्पेसिमेन है जो कि टॉप और बॉटम दोनों साइड से ड्रेन है, 30 mm थिक है यानी कि उसकी थिकनेस 30 mm हो गई. वो टाइम लेता है 400 सेकंड का यानी कि t 400 सेकंड हो गया तो रीच 40% कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेशन के 40% तक रीच करने में वो 400 सेकंड जो है कंज्यूम करता है. ओके, तो ये हमारी एक डिटेल हो गई, इनिशियल डिटेल हो गई जिसके बेस पे हमें कुछ निकालना होगा. ओके, अब देखते हैं आगे क्या है. When pressure increased from 80 km/m² to 160 km/m², the initial void ratio was 0.85 and final void ratio due to increasing of load was 0.50. अब देखो हमारा जो मतलब प्रेशर है, जो स्ट्रेस है वो क्या है? When the pressure increased from 80 km/m² to 160 km/m², यानी जो हमारा सिग्मा डैश होता है जो यानी सिग्मा 0 डैश सिग्मा डैश जो भी आप बोलना बोल सकते हो, तो वो सिग्मा डैश जो होता है वो 80 से इंक्रीज करके हम 160 करते हैं. यानी कि इनिशियल हमारा जो प्रेशर होगा कंसोलिडेशन वो 80 km/m² होगा और जो फाइनल होगा वो 160 km/m² होगा. तो वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा सिग्मा डैश बुलाएंगे. ओके, उसे डेल्टा सिग्मा डैश से डिनोट करेंगे. तो जो इंक्रीज हो रहा है वो प्रेशर वो 80 km/m² से 160 km/m² हो रहा है. द इनिशियल वॉइड रेशियो वाज 0.85. जो इनिशियल वॉइड रेशियो है हमारा जिसे हम E0 बोलते हैं यानी कि E0 से डिनोट करता है वो 0.85. ओके, जब 80 km/m² प्रेशर होगा तब क्या होगा? वॉइड रेशियो 0.85 होगा और जो हमारा 160 km/m² के रिलेटेड जो फाइनल वॉइड रेशियो है वो है 0.50. देखो एक बात मैंने सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले ही आपको बोली थी, सारे एग्जांपल से पहले, कि हमारा जब जब लोड इंक्रीज होगा तो कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, कंसोलिडेशन ज्यादा होगा, जिसका मीनिंग ये होगा कि वॉइड रेशियो जो है वो कम हो जाएगा. ओके, जैसे कि कोई सॉइल सैंपल है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. जैसे कि ये सॉइल सैंपल है कोई. ओके, अभी इसमें कितने वॉइड्स हैं? You can clearly see the voids between the soil particles. Okay, soil particle के बीच में इतने voids हैं. अब मैं क्या करूँगा? उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो है जिसे हम कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं या तो कंप्रेशन प्रेशर बोल सकते हो. कंप्रेशन प्रेशर सॉइल के ऊपर मैं वर्टिकली कंप्रेशन प्रेशर डाउनवर्ड दे रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वॉइड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो जो सेकंड फेज होगा हमारा कंप्रेशन के बाद का वो कुछ ऐसा हो जाएगा. देखिए
ओके, तो ये है बिफोर कंप्रेशन या तो बिफोर कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, और यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन। ओके, तो ये चीज है कि कंसोलिडेशन से पहले क्या होता है कि वॉइड रेशियो ऑलवेज ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइड रेशियो अगर इसका आप निकालेंगे, वॉइड रेशियो ये सैंपल का सबसे ज्यादा है, ये कंप्रेशन से पहले का, यानी कि बिफोर कंसोलिडेशन का। अब अगर कंप्रेशन प्रेशर हमने लगा दिया है पूरा उसके ऊपर, तो आप देख सकते हो कि इतना रिड्यूस हुआ हमारा, वॉइड्स जो है हमारे इतने रिड्यूस हो गए, और यहाँ पे बहुत ही कम जगह पे आपको विजिबल होंगे कि वॉइड्स है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉइड रेशियो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है, वॉइड रेशियो इज ग्रेटर, और यहाँ पे वॉइड रेशियो जो है वो स्मॉलर। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि कंसोलिडेशन या कंप्रेशन से पहले जो वॉइड रेशियो होगा वो ज्यादा ही होगा, 0.85 इनिशियल ज्यादा होगा, एंड फाइनल वॉइड रेशियो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ लोड वाज 0.50, यानी कि लोड इंक्रीमेंट करने के बाद, लोड इंक्रीज करने के बाद आपका वॉइड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यू कैन इजीली सी फ्रॉम दिस एग्जांपल। ओके, एक सॉइल का सैंपल है जिसे मैंने नॉर्मल कंडीशन में रखा, तो वॉइड रेशियो जो है ग्रेटर मिला, इनिशियल वॉइड रेशियो जिसे यहाँ पे बोल सकते हैं E0, और फाइनल वॉइड रेशियो E आफ्टर कंप्रेशन और आफ्टर कंसोलिडेशन। तो वो जो वॉइड रेशियो हमें मिलेगा वो कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इनिशियल वॉइड रेशियो वाज 0.85 वॉइड रेशियो इनिशियल था, यानी कि E0 था हमारा, एंड फाइनल वॉइड रेशियो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ लोड वाज 0.50, लोड इंक्रीमेंट करने के बाद वो 0.50 होगा। नाउ डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करना है, यानी कि वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, तो करते हैं एग्जांपल के क्या होता है क्या नहीं। ये आपको खाली समझ के लिए था कि वॉइड रेशियो जो है वो कैसे मतलब डिक्रीज हो जाता है, ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको फिर से ये समझा दिया। ठीक है, अब डिटेल्स लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास सिग्मा 0 डैश है। ओके, आपका इनिशियल जो प्रेशर है वो है 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 0 डैश आपकी पहली डिटेल। आपके पास सेकंड डिटेल क्या है, आपके पास डेल्टा सिग्मा डैश निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, डेल्टा सिग्मा डैश जो कि 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, आपका जो डेल्टा सिग्मा डैश होगा वो 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी 160 जो है फाइनल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर 80 है, 160 में से 80 आप डिडक्ट करोगे तो आपको डिफरेंस इन कंसोलिडेशन प्रेशर, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस मिल जाएगा, डेल्टा सिग्मा डैश जिसे डिनोट करता है वो हो जाएगा 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास थिकनेस है h इज इक्वल टू 30 mm, यहाँ पे हमने 30 mm थिक जो दिया हुआ था सूत्र में पहले से ही वही मैंने लिखा है, h इज इक्वल टू 30 mm, E0 आपको दिया हुआ है, E दिया हुआ है। ओके, फोर डिटेल है, इनिशियल वॉइड रेशियो E0 0.85 एंड फाइनल वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू 0.50। ओके, इतनी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। अब E0 और E है तो डेल्टा E यानी कि डिफरेंस इन वॉइड रेशियो निकल जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E0 माइनस E। E0 मेरे पास है 0.85 माइनस 0.50, दैट मींस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे मैं डेल्टा E बोलूंगा, वॉइड रेशियो का डिफरेंस बोलूंगा, और वो हो जाएगा 0.35, डेल्टा E 0.35। तो इतनी डिटेल आप इजीली लिख सकते हैं और इजीली गेन कर सकते हो। ओके, यहाँ तक सब इजी था। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी यानी कि K फाइंड करना है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी K से डिनोट करते हैं और हमें K फाइंड करना है। अब K का इक्वेशन है हमारे पास CV × MV × gamma W, CV × MV
एमवी इंटू गैमा डब्ल्यू। उसके लिए हमें एमवी चाहिए होगा, ओके, वो एमवी चाहिए होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज जिसे बोलते हैं एमवी, वो चाहिए होगा। अब एमवी के इक्वेशन में देखें तो एवी आता है। एमवी का इक्वेशन जो है वो ऐसा है, एवी अपॉन 1 प्लस ई0। एमवी का इक्वेशन जो है वो है एवी अपॉन 1 प्लस ई0। एमवी का इक्वेशन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का इक्वेशन है एवी अपॉन 1 प्लस ई0। अब आप देखो यहाँ पे ई0 हमारे पास है, एवी नहीं है, ओके, तो एवी हमें निकालना पड़ेगा। तो एवी का इक्वेशन पहले हम रखेंगे। देखो ये इक्वेशन जो भी डिटेल आपको मतलब जो भी डिटरमाइन करने का बोला हो उसका पहले आप इक्वेशन लिखो। इक्वेशन से ही आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी है कौन सी नहीं है। जो क्वांटिटी नहीं है अगर उसमें डिटेल है तो वो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, ओके। जैसे कि मेरे पास ए का इक्वेशन था, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, A is equal to CV into MV into gamma delta, ओके। अब मेरे पास देखो CV मुझे मिल जाएगा, चलो MV मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मिल जाएगा, लेकिन MV जो है पहले मुझे फाइंड करना होगा क्योंकि वो डिटेल में से निकलता है, ये जो कोएफिशिएंट है, ओके। तो MV जो है वो मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो MV निकालने के लिए MV का इक्वेशन लगेगा। MV का इक्वेशन है AV upon 1 plus E0। E0 मेरे पास है, AV नहीं है, तो AV का इक्वेशन लगाओ। अब AV का इक्वेशन है E0 minus E upon यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन सिग्मा डैश माइनस सिग्मा जीरो डैश, सिग्मा डैश माइनस सिग्मा जीरो डैश यानी कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, ओके। अब मेरे पास डेल्टा E है 0.35 और नीचे का डिफरेंस भी है 0.35 जो है वो वॉइड रेशियो का डिफरेंस, और डेल्टा सिग्मा डैश यानी कि 80। ये दोनों के बीच का अगर मैं रेशियो निकाल लूंगा कैलसी में तो मुझे इजीली मिल जाएगा ए, ओके। तो ए की वैल्यू आएगी 4.375 into 10⁻³ 4.375 into 10⁻³ जो कि हो जाएगा हमारा एवी, ओके। तो एक बार एवी अगर आपके पास आ गया तो आप एमवी इजीली निकाल सकते हैं। एमवी का इक्वेशन आपके पास है जिसमें मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है 4.375 into 10⁻³ upon 1 plus E0 यानी 0.85, ओके। तो ये सब का आप आंसर मिलाओगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा। पहले आपको 1 plus E0 करना है, फिर उसके बाद में डिवाइड करना है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका 2.364 into 10⁻³। एमवी का आपका आंसर हो जाएगा एमवी का आंसर पहले 1.85 करना है 2.364 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। देखो वॉल्यूम चेंज का इक्वेशन है वो प्रेशर से पूरा उल्टा है, ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एवी जो है एरिया वो ऊपर की साइड आ जाता है, ओके, तो मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर हो जाता है। तो ये पूरा आपका एमपी का वैल्यू आ गया 2.364 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, ओके। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अब हमें पता है कि केवी जो है उसका इक्वेशन है CV into MV into गैमा डब्ल्यू। मेरे पास जो है गैमा डब्ल्यू वो सब निकल जाएगा, चलो गैमा डब्ल्यू 9.81 है हमारे पास, हमें पता है वाटर का, ओके। लेकिन ये MV है, गैमा डब्ल्यू है, ये CV का क्या है, ओके। तो CV निकालने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा 40% कंसोलिडेशन। ये डिटेल हमारे पास है कि कंसोलिडेशन 40% होने में कितना टाइम लेता है, वो 400 सेकंड का टाइम लेता है। हमारे पास टेलर का इक्वेशन है U यानी कि परसेंटेज है। अब U इज इक्वल टू 40% है कंसोलिडेशन व्हिच इज लेस देन 60%, देन यूजिंग टेलर्स इक्वेशन अगर आपका U 60% से लेस है तो टेलर का इक्वेशन आपका होगा TV is equal to pi/4 into U/100 का स्क्वायर। TV is equal to pi/4 into U/100 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 4 है, U है हमारे पास 40% upon 100
सब आप कैसे में मतलब वैल्यूज पुट करोगे। सबसे पहले आपको 40/100 करना है, जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर करना है, उसे मल्टीप्लाई बाय पाई करना है और उसे डिवाइड बाय 4 करना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके आंसर ऑलवेज करेक्ट आएंगे। ओके, तो उसका आंसर आ गया 0.125। ये आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.125, यानी टीवी का आंसर हमारे पास आ गया। अब टीवी के आंसर के ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, सीवी निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि सीवी और टीवी के बीच में रिलेशन है। तो सीवी इज इक्वल टू, अब जो सीवी का इक्वेशन होगा आपका वो टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी होगा। टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी होगा। ओके, टीवी आपके पास है टाइम फैक्टर हो गया 0.125 और जो डेप्थ है, अब देखो डेप्थ जो है 30 mm ठीक है। देखो सबसे पहले, और उसे टॉप और बॉटम दोनों जगह से ड्रेन किया हुआ है, यानी कि डबल ड्रेनेज कंडीशन। ओके, तो 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 हो गए, और 15 को मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो 0.015 होगा, 0.015 मीटर होगा। तो ये वैल्यू जो हमें डायरेक्टली लिखा हुआ यहाँ पे 0.125 इंटू 0.015 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय टाइम, यानी कि टाइम कितना वो कंज्यूम करता है, वो 400 सेकंड। तो 400 सेकंड को हमें क्या ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 400 सेकंड को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 400। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको साइड में, उसे ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 400 सेकंड्स इज इक्वल टू 400/60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। देखो 60 सेकंड मिला के 1 मिनट होती है, ऐसे 60 मिनट मिला के 1 आवर होता है, ऐसे 24 आवर्स का 1 दिन होता है, और ऐसे 365 डेज का 1 ईयर होता है। तो अगर सेकंड्स को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइड करना होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 24 के 65। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका सेकंड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ईयर में। ओके, तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। पहले ये आपको अलग से निकाल देना है क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा आएगी, माइनस में आएगी, तो ये आपको साइड निकाल देना है। उसका आंसर आएगा 1.268 into 10⁻⁵ years, 1.268 10⁻⁵ years। ओके, देखो ये माइनस में इसलिए ईयर लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये आंसर डायरेक्टली हम यहाँ पे रख सकते हैं 1.268 to 10⁻⁵ ईयर। अब आपके पास सारी क्वांटिटी है, सीवी का आंसर इजीली निकल जाएगा। तो सीवी का आंसर आएगा 2.218 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 2.218 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 2.218 मीटर स्क्वायर पर ईयर। सीवी का आंसर आ गया आपका। ओके, अब सीवी का आंसर आ गया, तो सीवी है आपके पास, एमवी है हमारे पास अवेलेबल, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमें 0.91 लेनी है। ओके, तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, सीवी की वैल्यू 2.218 इंटू 2.364 इंटू 10⁻⁻³ और गामा डब्ल्यू जो है वो 9.81। इतना आप मल्टीप्लाई मतलब करोगे तो आपको जो है कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी मिल जाएगा, जिसका यूनिट होगा मीटर पर ईयर। ओके, 0.0514, इसका पूरा जो आंसर आएगा वो है 0.0514 मीटर पर ईयर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कि वो हमने जो लास्ट टाइम का एग्जाम्पल किया था उससे काफी अलग है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले सिग्मा 0 डैश हमारे पास था, उससे डेल्टा सिग्मा डैश निकाला, एच हमारे पास था, E0 E था। सबसे पहले हमने MV निकाला जिसका AV/1 + E0 होता है, लेकिन हमारे पास AV नहीं था तो AV का इक्वेशन रखा, डेल्टा E/डेल्टा सिग्मा डैश, दोनों का रेशियो निकाला, वो मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में आया MV। अब केवी के इक्वेशन में CV हमारे पास मिल गया है, यहाँ पे CV हमारे पास नहीं था, MV था और गामा डब्ल्यू था। गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 होती है, वो फिक्स होती है। ओके, फिर हमारे पास ये इक्वेशन था टेलर का, तो अगर हमारे पास CV हो या
निकाल सकते हैं। तो टीवी का इक्वेशन में हम कंसोलिडेशन का परसेंटेज यूज करके निकाल सकते हैं, वो हमने निकाला। CV निकाल दिया, उसके बाद टीवी के रिलेशन से टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी। अब यहाँ पे जो टी है वो हमें ईयर में लिखना था, तो 400 सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट किया ईयर में। अगर कोई सेकेंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो उसे डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 24 और डिवाइड बाय 365 करें तो वो पूरा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके हमने टाइम निकाला और CV जो है वो निकाल लिया मीटर स्क्वायर पर ईयर में। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, CV, MV और गामा W, जिससे हमें आंसर मिला फाइनल कोएफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी यानी कि K का, K = 0.0514 मीटर पर ईयर। ओके, एकदम इजी एग्जांपल है, आपको खाली ध्यान रखना है कि आपके पास डिटेल क्या है और उससे आपको दूसरी डिटेल्स जो निकालनी है, आपका आंसर निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक एग्जांपल भी आप बुक में लिख सकते हो, और जितने भी एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ आपको बुक में लिखने ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे इलस्ट्रेट होता है। और एक बार कैल्सी में वो ये सब परफॉर्म करके आपको देख लेना है, क्योंकि अगर आपको कैल्सी यूज करना नहीं आता है तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, तो मतलब कैल्सी यूज करना सभी को आता है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो आपको आता ही होगा, लेकिन वो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो परफेक्ट आंसर कैल्सी में नहीं ला पाते। तो वो जो मैं यहाँ पे स्टेप आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, तो कैल्सी में आप वैसे करते जाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके आंसर्स सही आएंगे। स्टूडेंट्स